तुम्हारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे विस्तार पर जुबानी वार की। मंत्रिमंडल विस्तार पर सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। इसके साथ ही बात होगी कहां जिला परिषद की बैठक में कुर्सी पर कोहराम मचा। इसके अलावा बात करेंगे मरुधरा को कल मिलने वाली हेल्दी सौगात की। तो बताएंगे कहां हॉर्न बजाना मना है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कल मिलने वाले हेल्दी सौगात की। मरुधरा को कल हेल्दी गिफ्ट मिलने वाला है। पीएम मोदी 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास करेंगे। 1300 करोड़ की लागत से इन मेडिकल कॉलेजों को बनाया जाएगा। सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, दौसा में ये कॉलेज बनेंगे। वीसी के जरिए पीएम मोदी कल शिलान्यास करेंगे इन कॉलेजों का। सीएम गहलोत समेत कई मंत्री इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जयपुर सांसद, बगरू विधायक, ग्रेटर मेयर भी मौजूद रहेंगे। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, बेहद अहम और खास दिन कल के लिहाज से अगर देखा जाए तो। जी बिल्कुल, काफी स्वास्थ्य की दृष्टि से कल का दिन राजस्थान के लिहाज से बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि 1300 करोड़ रुपए की लागत में 4 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास जो है वो होने जा रहा है और इनका निर्माण कार्य भी जल्दी शुरू होने की अपेक्षा सरकार की है और इसका काम जल्दी शुरू करके मेडिकल कॉलेज शुरू करने की भी मंशा है। मैं आपको बता दूं कि हर मेडिकल कॉलेज की जो लागत है कुल वो 325 करोड़ रुपए आएगी और राज्य सरकार इसमें 520 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने वाली है। लेकिन खास बात जो इन मेडिकल कॉलेज के खुलने से वो होगी वो ये होगी कि राजस्थान में 1060 नए बेड जो है उनकी वृद्धि जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा 30 नए ऑपरेशन थिएटर की सुविधा जो है वो इन 4 मेडिकल कॉलेज में होगी। इसके अलावा 15 तरह की अलग अलग विशिष्टताएं, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, कार्डियोलॉजी और अलग अलग जो विंग होते हैं मेडिकल में, तो 15 तरह की विशिष्टताएं जो है वो इस 4 मेडिकल कॉलेजों में होने जाएगी। और इसके अलावा जो इसका कॉलेज का जो भवन है, रेजिडेंट नर्सेज है, छात्रावास है, तरह तरह की जो मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब जो है वो स्थापित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान में जिस प्रकार से डॉक्टर्स की कमी है, वो डॉक्टर्स की कमी जो है वो इन मेडिकल कॉलेजों के खुलने से आने वाले सालों में होगी और ग्रामीण स्तर पर गाँव में जो है वो चिकित्सक उपलब्ध हो पाएंगे। तो ये बड़ी राहत की बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका शिलान्यास करेंगे। हर जिले में जहाँ जहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं वहाँ पर उनके स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और बिल्कुल सौरभ, तो कल के लिहाज से और स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान के लिए बेहद अहम कल का दिन। 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात कल मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुवार को सिरोही जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जिले में यह पहला अवसर होगा जब किसी योजना का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री करेंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए उच्च स्तर पर तैयारियां की गई हैं। शिलान्यास 30 सितंबर को होने वाला है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। 325 करोड़ की लागत से बनने वाला सिरोही मेडिकल कॉलेज जो है 100 नए स्टूडेंट जो है जुलाई 2022 में आने की संभावना है। पूरी जानकारी क्या है यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे बात करेंगे। तो बताइए क्या व्यवस्थाएं चल रही है मेडिकल कॉलेज को लेकर, क्या किस प्रकार की तैयारियां हैं? सर, हमारे मेडिकल 325 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनेगा और इसमें 100 बच्चों का एडमिशन होगा जो जुलाई 2022 से प्रस्तावित है। जल्दी ही एनएमसी की टीम आकर के इसका एक दौरा करेगी और वो जो भी उसमें कमियां या जो भी हमारे गैप्स हैं उसको कंप्लीट कराने के बाद हमें लाइसेंस करेगी। कल माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही अभी तक जो प्रस्तावित है माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में होगा, हॉस्पिटल में भी उसका शिलान्यास वर्चुअल शिलान्यास होगा, जिसमें सभी माननीय MP महोदय, माननीय MLA और जो भी गणमान्य नागरिक हैं भाग लेंगे, जैसा अभी जिला कलेक्टर महोदय बताते हैं। इसके साथ में इसके बाद में मेडिकल कॉलेज जहाँ हमारा बन रहा है नेशनल हाईवे पर, वहाँ पर इसका कम से कम 50 करोड़ रुपये लगा करके इसका प्लांटेशन किया जाए। हनुमानगढ़ जिले के अबोहर बाईपास पर बन रहे मेडिकल कॉलेज का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। 100 सीटों वाले इस मेडिकल कॉलेज पर 325 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नरेंद्र मोदी कल हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इस समय हम मौजूदा हनुमानगढ़ जंक्शन में उस जगह पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा और फिलहाल इस तरफ आप देखें कि JCB जो लगी हुई है और तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज पर 325 करोड़ रुपए की लागत आएगी और दिल्ली की एक जो कंपनी है उसको इसका टेंडर दिया गया है। और जो चिकित्सा विभाग है उनका यह कहना है कि प्रारंभिक स्तर पर मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें होंगी और इसके बाद कल जो शिलान्यास किया जाएगा, शिलान्यास के बाद आगे जैसे ही मेडिकल कॉलेज का काम पूरा होगा और उसके बाद जो विभिन्न विभागों की प्रक्रिया है, जहाँ से परमिशन ली जानी है वहाँ से परमिशन ली जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज विधिवत रूप से शुरू होगा और जो 100 सीटें हैं उसको बाद में बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी भूमि है इसको समतल किया गया है। वर्चुअल रूप से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे और यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में जो मेडिकल कॉलेज बनेगा, इससे न केवल हनुमानगढ़ जिला बल्कि पड़ोसी पंजाब और हरियाणा राज्य के नागरिकों को भी काफी लाभ मिलेगा। राजू रामगढ़िया, न्यूज 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र को सलाह दी है। महंगाई नियंत्रण के लिए यह सलाह उन्होंने दी है। राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है, एक्साइज ड्यूटी कम करे केंद्र सरकार, आम जन को महंगाई से राहत दे केंद्र। ये नसीहत दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को कि आम जन को महंगाई से राहत दे। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि यूपीए 2 के कार्यकाल में क्रूड ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल पहुंचने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रण में थे। अब क्रूड ऑयल की दर लगातार बढ़कर कुछ ही दिनों में $80 प्रति बैरल होने वाला है। ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो आम आदमी की कमर टूटना तय है। भारत सरकार को तत्काल कदम उठाकर विभिन्न एक्साइज ड्यूटी कम करके आम आदमी को राहत देनी चाहिए। यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। पेट्रोल डीजल पर भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, जिसमें राज्यों को शेयर भी नहीं मिलता है। आज राजस्थान में 1 लीटर डीजल की कीमत 98 रुपए 80 पैसे है, जिसमें भारत सरकार 31 रुपए 80 पैसे ले रही है। राज्य का वैट मात्र 21 रुपए 78 पैसे है। इसके आगे उन्होंने लिखा है, कोविड-19 के बाद राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एग्रीकल्चर सेस को घटाकर आम आदमी को राहत देनी चाहिए। उपचुनाव के शोर के बीच कांग्रेस और बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार के मसले पर जुबानी वार और पलटवार चल रहा है। गहलोत कैबिनेट का विस्तार न होने से कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी परेशान है। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की सरकार को 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार को चुना है जनता ने और ये सरकार पूरे 5 साल जनता की सेवा करेगी। बेहतर होता कोई कोरोना प्रबंधन के बारे में सुझाव देते, बेहतर होता तीसरी लहर के बारे में सुझाव देते, बेहतर होता कोई विकास की योजना के बारे में बात करते। मंत्रिमंडल विस्तार पर महाभारत। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ज्योतिष नहीं बना जो इनके मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख बता दे। न कोई डॉक्टर मिलेगा इनको, तो शायद
बहुत सारे लोगों के सपने मुंगेरी लाल जैसे रहेंगे। बहुत लोगों ने सूट सिलवा लिए, तैयारी कर ली, तंत्र मंत्र पूजा पाठ सब कर लिया, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान की कमजोरी और कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण मंत्रिमंडल अभी लंबित है। अब कौन बनेगा करोड़पति की तरह कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मौसम चुनावी हुआ तो सियासी बयानबाजी फिर से गंभीर रूप अख्तियार करने लगी। 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर राजनीति की गर्माहट बढ़ने लगी है, लेकिन इस बार केंद्र में है गहलोत सरकार के विस्तार पर बयानबाजी। मामला कांग्रेस का है, लेकिन बेचैन बीजेपी हो रही है। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर पहले गुलाब चंद कटारिया हमलावर हुए और अब बारी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया की है। पूनिया मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर कांग्रेस पर वार कर रहे हैं, तो सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी बीजेपी को सियासी नसीहत दे रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड चला है कि वो सरकार गिरने के सपने देखने लगे हैं। कटारिया जी उनकी पार्टी के नेता, चाहे वो सतीश पूनिया जी हों, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी हों, ये 3 आजकल छाए हुए हैं राजस्थान में, जिनको बयानवीर मानने लगे हैं लोग। सिर्फ बयान देना, सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जी को टारगेट करना, इसके अलावा सरकार गिरने के सपने देखना। देश पहले हड़तालों के लिए बदनाम था, अब राजस्थान में चुनाव के लिए बदनाम है कि टुकड़ों टुकड़ों में जिस तरीके से चुनाव कराते हैं। और ये बहाना ठीक ही है, वैसे तो उनके लिए पहले कोरोना अवसर बन के आया था, अब चुनाव अवसर बन के आते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उपचुनाव वाली दोनों सीटों को जीतने के दावे के साथ कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था। इसके जवाब में महेश जोशी कहते हैं कि उनके बयान को उनकी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। कटारिया जी आज तक जो बयान देते आए हैं, पहले उनके बयान को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, फिर उनके बयानों में हास्य पैदा होता था। अब लोग ये अपेक्षा करने लगे हैं कि कटारिया जी जो कुछ बोलेंगे वो कुछ न कुछ ऐसा बोलेंगे जो आधारहीन होगा। ये तो झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। जैसे जैसे उपचुनाव का शोर जोर पकड़ेगा, कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग और भी धारदार होती चली जाएगी। हालांकि ये भी सच है कि उपचुनाव के शोर में राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना तो शायद नहीं दिखती। दिनेश शर्मा के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। धरियावाद सीट पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी के कब्जे वाली इस सीट पर इस बार कांग्रेस अपना दावा पेश कर रही है, लेकिन धरियावाद सीट जीतना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। दोनों सीटें जीतेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमें न तो उनकी लड़ाई का इंतजार है, न उनकी तोड़फोड़ का इंतजार है। उपचुनाव में दोनों सीट जीतने का दावा भले ही कांग्रेस कर रही है, लेकिन धरियावाद सीट का सियासी इतिहास इसमें रोड़े अटकाता दिख रहा है। 2 बार से लगातार बीजेपी धरियावाद सीट जीतती रही है। दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा ने लगातार 2 बार साल 2013 और साल 2018 में इस सीट से जीत दर्ज की। इससे पहले साल 2003 में मीणा इस सीट से चुनाव जीत चुके थे। हालांकि कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। दौरे भी शुरू हो जाएंगे, बड़े नेताओं के संभावित दौरे भी हैं 2-4 दिनों के अंदर, और पूरी तरह से संगठन और हमारे किए हुए सरकार के जो काम है वो हमारी ताकत है, लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। धरियावाद सीट पर बीजेपी को पटकनी देने के लिए कांग्रेस को मजबूत प्रत्याशी की तलाश करनी होगी। अभी तक नगराज मीणा को ही यहां से कांग्रेस के टिकट का सबसे प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। हालांकि केबी मीणा, नाथूलाल मीणा और रूपलाल मीणा जैसे नामों पर विचार किया जा सकता है। इस सीट पर अब तक कांग्रेस 7 बार और बीजेपी 5 बार विजयी रही है। पिछले उपचुनावों के नतीजों को देखते हुए बीजेपी यहां सहानुभूति वोट बटोरने के लिए गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैया लाल मीणा को टिकट दे सकती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें और ज्यादा बड़ी होंगी, लेकिन पार्टी को गहलोत सरकार के कामकाज पर भरोसा है। हमारी सरकार के काम है, कोरोना प्रबंधन का मामला है, शहर हो गांव हो, जो हमारी योजनाएं बन रही हैं, शुरू हो रही है, प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, और जो विकास के काम है, हजारों करोड़ों रुपए के विकास के काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरू
कराए हैं, कुछ का लोकार्पण भी हो गया है, कुछ का लोकार्पण बाकी है, काम चल रहा है। राजस्थान की जनता देख रही है कि बेहतर तरीके से प्रबंधन हुआ बीमारी का, महामारी का, और बेहतर तरीके से ही विकास के कामों को जारी रखा गया। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से वल्लभनगर सीट का समीकरण कांग्रेस के लिए अनुकूल है, लेकिन धरियावाद का हालिया समीकरण बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखता है। लेकिन अंतिम फैसले के लिए करना होगा 2 नवंबर का इंतजार। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। सीकर से बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने पंजाब कांग्रेस में चल रही उठापटक के बहाने कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर तंज कसा। सरस्वती बोले कि जो पार्टी नहीं चला पा रहे हैं वो देश और प्रदेश की जनता का भला कैसे कर सकेंगे। गांधी और प्रियंका गांधी अनुभवहीन है। मेरी दृष्टि से हो सकता है कि उनकी इस अनुभवहीनता का ही परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही है। कभी कोई भाग रहा है, कभी कोई भाग रहा है, किसी को पकड़ करके ला रहे हैं। और अभी दिल्ली में तो हद हो गई, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो उनके सबसे प्रिय नेता बन चुके हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, रीट परीक्षा 2021 से जुड़ी यह बड़ी खबर है। अलवर के ढीकवार मांडण नीमराणा केंद्र पर दोबारा परीक्षा होगी। 16 अक्टूबर को 600 अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाएगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, 16 अक्टूबर को दोबारा परीक्षा होगी। अलवर के नीमराणा केंद्र पर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। मामला यहां है प्रश्न पत्र देर से पहुंचने का, जिसके बाद यहां की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया गया और तारीख का ऐलान कर दिया गया है। यह परीक्षा अब 16 अक्टूबर को दोबारा होगी। 600 अभ्यर्थी दोबारा इसकी परीक्षा देंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, नया परीक्षा केंद्र होगा, नए प्रवेश पत्र जारी होंगे। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की रीट परीक्षा से जुड़ी हुई। तो 16 अक्टूबर को परीक्षा होगी, इसका ऐलान कर दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रश्न पत्र यहां देर से पहुंचा था, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया कि इस सेंटर पर दोबारा परीक्षा करवाई जाए। अभिजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिजीत, पूरी क्या है जानकारी? देखिए, बोर्ड ने जो पूरी रिपोर्ट थी जो मांगी थी अलवर जिला परीक्षा संचालन समिति से, वो रिपोर्ट मिलने के बाद अब जो बोर्ड के अध्यक्ष है, जो परीक्षा रीट परीक्षा के मुख्य समन्वयक है, उन्होंने फैसला लिया कि 16 अक्टूबर को इस केंद्र पर जो 600 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, उन तमाम 600 अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा ली जाएगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोबारा 16 अक्टूबर को जो ये परीक्षा होगी उसके लिए नया परीक्षा केंद्र और नए प्रवेश पत्र बोर्ड की ओर से जारी किए जाएंगे। और 26 सितंबर को जो प्रथम पाली में लेवल 2 की परीक्षा हुई थी, वहां पर इस केंद्र पर देरी से प्रश्न पत्र पहुंचा था, जिसके बाद वहां पर अभ्यर्थियों ने इसका बहिष्कार किया था और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सरकार ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने भी ये बयान दिया था कि इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। तो आज बोर्ड ने इस पर मुहर लगा दी है। 16 अक्टूबर को ये परीक्षा दोबारा ली जाएगी। 600 अभ्यर्थियों की, नया सेंटर और नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कैसे जिला परिषद बना मैदाने जंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने में राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच सीआईडी करेगी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित परिवादी सलीम ने 5 लोगों के खिलाफ 40 बीघा जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली के सीआई ने बताया कि शहर के लालपुरा निवासी सलीम की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह, तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी, सरपंच
और ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय से हमें डाक से एक इस्तीफा प्राप्त हुआ है, जिसमें लालपुरा निवासी सलीम ने एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें यहाँ के तहसीलदार जी, पटवारी, सचिव, सरपंच और विपक्षी गणों के खिलाफ भूमि संबंधी मामला है, वो हमने दर्ज किया। जनप्रतिनिधि है, सांसद है, तो ये सीआईडीसी भी जांच करेगी। जो भी इसके तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार इसकी। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, क्या है ये पूरा मामला? अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा, ये राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह जुड़ा हुआ मामला है। और जो राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह है वो डूंगरपुर राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और उनके डूंगरपुर में राजघराना होने के नाते उनके यहाँ पर काफी जमीनें भी हैं। ये जो वर्तमान में कहानी निकलकर सामने आई है, ये साल 1965 से जुड़ा हुआ मामला है, जब डूंगरपुर महारावल के तत्कालीन सेक्रेटरी अंबालाल पटेल ने प्रार्थी जो सलीम है उसके पिता पीरबख्श मेवा फरोश को 40 बीघा जमीन जो है बेची थी। और उसके रजिस्ट्री जो है वो 1985 में उपपंजीयन कार्यालय यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री भी करवाई गई थी, जिसके वैध दस्तावेज प्रार्थी सलीम के पास मौजूद है। लेकिन इस बीच में सीलिंग एक्ट लागू होने के बाद चलते जो ये जमीन है वो राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं हो पाई थी और प्रार्थी का नाम उसमें नहीं था, जिसका लेकर इस पूरे मामले को लेकर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड और अन्य डीएम कोर्ट में वगैरह इनके सालों से मुकदमे चल रहे थे। साल 2017 में ये जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसके अनुसार साल 2017 में सलीम ने कोर्ट में इस्तेगासा पेश किया था कि भाई कूट रचित दस्तावेज तैयार करके और अपने पद का दुरुपयोग करके राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने जो कोर्ट का जो केस चल रहा था उसको लेकर के कागज तैयार करवाए और इनकी जो पुश्तैनी जमीन है जो इनके नाम से रजिस्ट्री भी है और पुश्तैनी दस्तावेज भी है उसको प्रभावित करके और अपने नाम करवाने की कोशिश की। ये मामला दर्ज हुआ है, अब आगे जांच होगी, मामला आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जयेश। अलवर जिले में खाकी एक बार फिर दागदार हुई है। कठुमर थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने पुलिस कांस्टेबल और उसके भाई के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। आरोपी ने मुकदमे में मदद के नाम पर जान पहचान बनाई, फिर वर्दी का खौफ दिखाते हुए पीड़िता पर दबाव बनाया और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। एसपी ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निलंबित कर दिया है। कठुमर थाने में एक गैंगरेप का मुकदमा आज दर्ज हुआ है, जिसमें पीड़िता मेरे ऑफिस आई थी और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वो थाने पर नहीं गई थी, सीधा एसपी ऑफिस ही आई थी। आरोपी उसमें एक कांस्टेबल है जो पुलिस लाइन अलवर में कार्यरत है, जिसको सूचना मिलते ही और अभियोग पंजीबद्ध होते ही हमने सस्पेंड किया है, क्योंकि इस तरीके के जो गैर जिम्मेदाराना और क्राइम में लिप्त अगर कोई भी पुलिस का सिपाही माना जाता है तो लॉ सबके लिए बराबर है और पुलिस वाले अगर इस तरीके की कोई घटना कारित करते हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा, आपका कलेजा कांप उठेगा, लेकिन इस खबर को कमजोर दिल वाले ना देखें। दिल को दहला देने वाली ये खबर आई है अलवर के भिवाड़ी के RHB सेक्टर 2 से, जहां पर तीसरी मंजिल पर बने एक घर में गैस लीकेज हुई और फिर इसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवार तक टूट गई और ब्लास्ट की चपेट में आया शख्स दीवार के छेद से बाहर आ गिरा। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि यह शख्स आग का गोला बनता हुआ दीवार की छेद से नीचे आ गिरता है, फिर उठता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। गंभीर रूप से झुलसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उस शख्स की मौत हो गई। घटना की सूचना पर फूलबाग थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।
कोई विस्फोट होकर के एक व्यक्ति आग से जल गया है, जो हरियाणा सीमा के अंदर पीछे की तरफ गिरा है। इस पर माननीय शाही व श्रीमान SHO साहब SCO साहब मौके पर पधारे। घायल अवस्था में अस्पताल CHC भिवाड़ी में भर्ती कराया गया। और जलने वाला करीब लगभग 90% के लगभग जल चुका है, जिसको रेफर अलवर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आगे देखिए, पिंक सिटी में अब नो हॉकिंग अभियान।